हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। जितना इंग्लिश हम लोग को इंग्लिश बोलने और समझने के लिए ज़रूरी है उतना हम आज पढ़ेंगे, और एक ही वीडियो में हम एकदम बेसिक में और सरल भाषा में समझेंगे ग्रामर के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आज तक आप नहीं समझ पाए कि एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है तो आज बिल्कुल समझ जाएंगे, बस अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे कॉमन चीज़, सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस से ही इंग्लिश बनी हुई है। और सेंटेंस होता क्या है पहले ये समझना चाहिए। तो देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कुछ अक्षरों का समूह, विच गिव्स अस सम मीनिंगफुल आउटपुट, जिससे हम कोई सेंस निकाल सकते हैं, जिसका कोई मतलब निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस इट कंसिस्ट मेनली 3 पार्ट्स। तो इसमें क्या है, सेंटेंस मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? 3 चीज़ों में सबसे पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें किसी भी सेंटेंस में ज़रूर होनी चाहिए। नहीं भी होंगी तो एक चीज़ इन तीनों में से ज़रूर होना चाहिए, वो है वर्ब। बिना क्रिया के ये वर्ब बोलें, बिना वर्ब के कोई इंग्लिश में सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। वन हु डज़ द वर्क। सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो सेंटेंस में काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है कि जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, चाहे वो अवस्था बता सकती है या कोई काम होना बता सकता है, तो वो वर्ब होती है। तो इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट का सीधा मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पे कर्ता सब्जेक्ट काम करता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे, आई प्ले फुटबॉल। इसमें देखिए आई जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि ये करता है, और ये कर क्या रहा है, ये खेल रहा है किस चीज़ को? फुटबॉल को। तो फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मतलब करता, कर्म हो गया। और वर्ब क्रिया हो गई प्ले, खेल रहा है। और सब्जेक्ट हो गया कर्ता मतलब आई, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ऐसे ये होता है बेसिक एक सेंटेंस, जिससे इंग्लिश बनती है आगे चल के, स्ट्रक्चर बनते हैं बड़े बड़े। अब चलिए हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब जिससे मेन ग्रामर बनी हुई है हमारी पूरी। तो पहली टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है आप सभी पढ़े होंगे आज तक, लेकिन आज फिर से एक आसान भाषा में हम पढ़ लेते हैं। नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड, मतलब नाम देने वाले शब्द को नाउन कहा जाता है। विच कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के मतलब कर्ता की जगह भी यूज़ हो सकते हैं, और कर्म की जगह भी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह यूज़ हो सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल से, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ देखिए राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन राम जो है ये एक नाउन है, क्योंकि ये नाम बता रहा है आदमी का। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। इसका मतलब है, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो यहाँ देखिए फॉन्ड ऑफ किस चीज़ का? म्यूज़िक का। तो यहाँ नाउन म्यूज़िक हो गया। अब दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये नाउन की जगह ये ले लेता है, या नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का आविष्कार हुआ या प्रोनाउन यूज़ होता है। तो इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर वर्ब है कोई सेंटेंस में, मतलब क्रिया है, उसके पहले नाउन की जगह अगर कोई प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट फॉर्म। और अगर वर्ब के बाद कोई नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म। और इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, अगर सब्जेक्ट फॉर्म में ही है तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में हिम हो जाएगा, और अगर सी है जो लड़कियों के लिए यूज़ होता है तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हर हो जाएगा। ही लड़कों के लिए यूज़ होता है, बता दें आपको। अगर इट है तो इट का इट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी सब्जेक्ट फॉर्म में भी। ये नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वी, ये
प्लूरैलिटी बताने के लिए यूज़ होता है, मतलब जब एक से ज़्यादा लोग हों। वी मतलब होता है हम। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, और दे ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है और ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। दे ये होता है वे, और ये होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो देम हो जाता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है यू ही रहता है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है मी। तो ये सारे सब्जेक्टिव फॉर्म है, मतलब वर्ब के पहले नाउन की जगह जब प्रोनाउन यूज़ होगा तो ये यूज़ होगा, और जब वर्ब के बाद नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ होगा तो ये होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम यहाँ कह सकते थे कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या हो जाता है नाउन, लेकिन राम की जो जगह है, क्योंकि ये मेल है और सिंगुलर है, तो इसलिए राम की जगह हम ही यूज़ कर सकते हैं, और ये वर्ब के पहले है इसलिए ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये प्रोनाउन है। जैसे यहाँ देखिए आई, ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म है क्योंकि वर्ब से पहले यूज़ हुआ है। और यहाँ देखिए आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें लाई, सेंटेंस कंप्लीट। फिर है दे आर यूज़फुल। अब यहाँ देखिए आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले प्रोनाउन यूज़ हुआ इसलिए दे यूज़ हुआ, और ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो है वर्ब। ये सबसे मेन चीज़ होती है पूरी ग्रामर में सेंटेंस बनाने के लिए। तो वर्ब जो है इसका मतलब होता है एक्शन या स्टेट वर्ड, मतलब कि कोई क्रिया हो रही हो या आपका कोई अवस्था चीज़ बताने वाला शब्द हो, उसको वर्ब कहा जाता है। क्रिया या अवस्था बताने वाले शब्द। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आई रन, यहाँ देखिए क्रिया हो रही है रन। दे टीच वे पढ़ाते हैं, यहाँ भी क्रिया हो रही है टीच। यू गो तुम जाते हो, तो यहाँ देखिए गो क्रिया हो रही, तो इसलिए ये सब एक्शन वर्ड है और ये वर्ब है, यहाँ क्रिया हो रही। अब दूसरी टाइप का देखते हैं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यहाँ देखिए क्रिया नहीं हो रही, ये एक स्टेट है, किसी को जानना एक स्टेट है, अवस्था है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, यहाँ कोई क्रिया हो नहीं रही, यहाँ स्टेट बता रहा है, मतलब अवस्था बता रहा है एम। तो यहाँ ये सब क्या हो गए, स्टेट वर्ड हो गए, नो एम। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। इसका काम क्या होता है, ये इसका मेन रोल क्या है, तो ये देखिए क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है, या आप सीधा समझ लीजिए उसकी विशेषता बताता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ देखिए लड़का जो है ये नाउन है, और नाउन वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो है ये विशेषता बता रहा है, इसलिए गुड जो है एडजेक्टिव हो गया, यहाँ नाउन बॉय है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इसका मतलब भारत जो है एक विशाल विकासशील देश है, तो यहाँ देखिए विकासशील ये विशेषता बता रहा है किस चीज़ का, नाउन का। नाउन क्या है, कंट्री, तो यहाँ डेवलपिंग जो गया एडजेक्टिव हो गया। हमारा अगला टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है जॉइनिंग वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि ये दो सेंटेंस को या दो शब्द को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ रिच, वह अमीर है, और दूसरा सेंटेंस उसी आदमी के बारे में, ही इज़ हैप्पी, और वह खुश है। तो इसको जब हम कंबाइन करके बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमको एक अलग से शब्द की ज़रूरत होती है जो इन दोनों को जोड़ के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, तो वहाँ रोल आता है कंजक्शन का। तो यहाँ कंजक्शन देखिए यूज़ हुआ है, ही इज़ रिच एंड हैप्पी, वह अमीर है और खुश है, तो यहाँ देखिए एंड जो है वो कंजक्शन है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, और दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ लेजी। दोनों चीज़ें एक ही आदमी के बारे में है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ के एक सेंटेंस बनाना हो तो क्या बनाएंगे, ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी। देखिए दोनों क्वालिटी अलग अलग है, इसलिए यहाँ बट लगा है।
तो इसका मतलब है वह बुद्धिमान है लेकिन आलसी है। तो यहाँ जो वट का रोल हुआ कनेक्ट करने के लिए इन दोनों को, वो कंजक्शन कहलाएगा। हमारा अगला टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल का सीधा सीधा मतलब होता है ए एन द, और ये यूज़ कब होते हैं? ये यूज़ होते हैं कम्स बिफोर नाउन, ये संज्ञा के पहले आते हैं सेंटेंस में। अब देखिए इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है इनडेफिनिट और एक है डेफिनिट। इसका मतलब है कि ये होते हैं अपरिभाषित और ये होते हैं परिभाषित। अब देखिए ए एन वहाँ यूज़ होते हैं, एक तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ये यूज़ होते हैं, जैसे कोई चीज़ सिंगुलर है, गिना जा सकता है उसको, तब यूज़ होते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन एवं अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज़ होता। तो मतलब कि अगर कोई चीज़ प्लूरल है, काउंटेबल है फिर भी, या अनकाउंटेबल नाउन है, गिना नहीं जा सकता, तब वहाँ ए एन यूज़ नहीं होगा। जिन संज्ञा का परिचय हो रहा है उसके साथ आता है, मतलब जैसे कोई नई चीज़ आप बताने जा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में शुरुआत ही कर रहे हैं, तब वहाँ इनका यूज़ हो सकता है, जैसे आ एप्पल। और देखते हैं इसमें, अच्छा एक चीज़ और आप ये समझ लीजिए, जैसे ए एन का यूज़ बड़ा काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ देखिए ए खुद एक वोवेल है, तो इसका सीधा सा ट्रिक ये है कि ए जहाँ यूज़ होगा उसके बगल के सारे वर्ड्स या जिनके वर्ड के साथ ए यूज़ होगा वो हमेशा कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक। और एन जहाँ यूज़ होगा उसके बगल वाले सारे वर्ड्स या तो कॉन्सोनेंट के वोवेल जैसा साउंड दे रहे होंगे, या वो वोवेल वाले वर्ड खुद ही होंगे। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये कैसे पता करें वोवेल वाले साउंड कौन से हैं, तो जैसे कोई इंग्लिश वर्ड है और आपको समझना है कि इसकी वोवेल साउंड होगा कि नहीं, तो आप अगर उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसका करेंगे, तो अगर वो हिंदी में जो का खा गा घा होता है उसके जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं आ से आओ तक, या लास्ट लेटर जो वोवेल्स में हिंदी में जो वोवेल्स होते हैं उनका साउंड आ रहा है, तो वहाँ एन यूज़ होता है। सीधा सा मतलब ये है, एन वोवेल साउंड के साथ यूज़ होगा। ए खुद वोवेल है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होगा, या कॉन्सोनेंट लेटर के साथ। अब चलिए तीसरा आर्टिकल जो है हमारा द है। ये कब कब यूज़ होता है? अगर कोई चीज़ काउंटेबल नाउन है, गिनी जा सकती है, या अनकाउंटेबल नाउन है, या नहीं गिनी जा सकती, ऐसा कोई नाउन है, तब भी द यूज़ होगा। जिन संज्ञा का परिचय दिया जा चुका है उसके साथ, ये तब यूज़ होता है जैसे कोई संज्ञा सेंटेंस में या पहले आ चुकी है, सेंटेंस में पहले आ चुकी है, उसके लिए हम कोई अगला सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तब द यूज़ होता है। जबकि ए एन में ये था कि हम सेंटेंस शुरुआत करने ही जा रहे हैं, तब यूज़ करते हैं। इसका संज्ञा के साथ आता है जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। द वहाँ भी आता है जैसे हम किसी नाउन की तरफ इशारा करके बता सकते हैं। चलिए हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे देखिए ही इज़ अ सिंगर, यहाँ देखिए आ लगा है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि सही है। क्यों सही है? एक सेंटेंस और समझ के तब हम समझेंगे पढ़ के। दे आर अ सिंगर, यहाँ देखिए सिंगर्स ए के साथ, ए हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, लेकिन यहाँ देखिए प्लूरल लग गया, तो इसलिए गलत हो गया, तो इसलिए ये सही है। ऐसे ही समझते हैं द का। जैसे कालिदास, यहाँ देखिए कालिदास जो हैं इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए शेक्सपियर के पहले द लगा, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में बात करते ही हमारे दिमाग में उनके प्रति छवि बन जा रही, या हम दिमाग में उनको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं, डिफ़ाइन की हुई चीज़ है कि शेक्सपियर जो थे वो बहुत अच्छे महान लेखक थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का सीधा सा मतलब है ये जहाँ भी यूज़ होते हैं ये स्थान बताते हैं। जैसे उदाहरण से द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ देखिए ऑन प्रेपोजिशन है, ये बता रहा है कि किताब टेबल पर रखी हुई है या मेज पर।
दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, वे जोर कर रहे थे घर जाने के लिए। तो यहाँ देखिए ऑन प्रेपोजिशन है। चलिए अपना आखिरी टॉपिक समझते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब का सीधा सा मतलब होता है क्रिया विशेषण। लोग ऐसा समझते हैं कि ये केवल क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर चीज़, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये इवन ऐसे भी होता है कि ये क्रिया की भी विशेषता बताता है। तो चलिए हम ऐसे समझते हैं उदाहरण से कुछ। ये देखिए निकटतम शब्द के लिए प्रयुक्त होता है तथा इसकी विशेषता बताता है। ये जिस शब्द के निकट यूज़ होगा वो उसी की विशेषता बताता है। जैसे आई वर्क हार्ड, यहाँ देखिए वर्क जो है वर्ब है, और इसकी विशेषता बताने के लिए क्या विशेषता है इसमें, हार्ड। तो इसलिए कठिन, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, तो इसलिए हार्ड जो है एडवर्ब हो गया। ऐसे ही देखिए ही इज़ वेरी स्मार्ट, वह बहुत चालाक है। तो यहाँ देखिए स्मार्ट, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ एडवर्ब बता रहा है जो है वेरी। तो कभी कभी ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, कभी कभी ये वर्ब की विशेषता बताता है। तो ऐसे ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। धन्यवाद।